जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही सुचारू रूप से चल रही होगी। तो जैसा कि आपको बताया गया था, हमारे द्वारा इन्फॉर्मेशन कुछ दिन पहले दी गई थी कि आपके यहाँ जो है ट्रेड्समैन यानी ट्रेड्समैन का बैच, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये आपको कुछ मैंने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर दिया था और मैंने आपको ये बताया था कि जल्द ही आपके सामने मैं सीआरपीएफ के पूरे बैच के साथ आऊँगा, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ का एग्ज़ाम जो कि ये पॉसिबल है कि जून में होगा, तो इसके लिए भी आपके पास अच्छा समय है और ये अच्छी ग्रेड की जॉब है। ये जॉब ऐसी जॉब है जो कि एसएससी जीडी के थ्रू आपको मिलती है। मतलब कि ये कोई ऐसी बहुत ही बेकार टाइप की जॉब नहीं। ग्रुप डी की जॉब में हम इसको नहीं रख सकते हैं, ग्रुप सी की जॉब में हम इसको रखते हैं, ठीक है। तो जिनके उनके पास चांस है, जिनकी एसएससी जीडी में नहीं हो पाया, मतलब अभी आपका बिल्कुल जस्ट आपका रिजल्ट आया एसएससी का, तो जिनका एसएससी जीडी में नहीं हो पा रहा है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा चांस है आपके साथ, आपके पास एक गवर्नमेंट जॉब लेने का। और 9212 वैकेंसी, ऐसा भी नहीं कि आपके पास 100 200 500 1000 वैकेंसी हो, ठीक है। आपके पास अच्छी वैकेंसी है, तो ये बहुत ही अच्छा आपके पास चांस होगा एक जॉब लेने का। तो पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अपनी जो हमारी टीम रहने वाली है, जो टीम आपके साथ अप्रैल मई जून लगभग 3-4 महीने आपके साथ वर्क करेगी। प्रॉपरली 3-4 महीने हम लोग आपके साथ रहेंगे। उस टीम के साथ आज मैं आपको मिलाने वाला हूं, जो पूरी टीम आपके साथ रहेगी, एक एक चीज़ में आपका साथ देगी। आपके टेस्ट कैसे कराने हैं सब कुछ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, हम 4 लोगों की यहाँ टीम होने वाली है और हम चारों लोग इस पूरे सिलेबस को टाइम के साथ, मतलब हम लोगों ने पूरा एक तरीके से इसमें बना रखा है कि किस समय तक आपका सिलेबस हो जाएगा। तो बस उस सिलेबस को आपके सामने रखना है और आई होप आप लोग सभी लोगों को, किसी एक की वीडियो आपको नहीं देखना है। पूरी अच्छी टीम हम लोगों ने तैयार की है और जितने भी लोग हैं, देखो मेरी बात छोड़ दो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे पास लोग हैं वो सारे लोग अच्छे हैं। ऐसा एक भी नहीं है जिसे एक्सपीरियंस ना हो पढ़ाने का। ऐसे बहुत सारे मतलब अगर हिंदी का कोई टीचर है तो इसका मतलब है कि उसने भले गवर्नमेंट एग्ज़ाम ना क्वालिफाई किया हो अभी तक, लेकिन हिंदी में उन्होंने महारत हासिल कर रखी है। मान लो कोई भी एग्ज़ाम आता है हिंदी का जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसमें अगर 25 नंबर की पूछी जाती है तो उनके 24 या 23 आते हैं। रीजनिंग की, जैसा कि आपको पता है, रवि सर की आपकी वीडियो देख ही रहे होंगे। रवि सर हाल ही में उन्होंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उन्होंने उसमें 25.25 नंबर लाए हैं। तो रीजनिंग के आपके साथ मतलब मौजूद उपस्थित हैं आपके साथ। साथ में हमारे एक और सर हैं जिससे मैं मिलाने वाला हूं, वो उन्होंने हिंदी में महारत हासिल कर रखी है। और हमारे साथ एक और सर होने वाले हैं जीएस के लिए। जीएस का कुछ पोर्शन हम लोग मिलकर करेंगे क्योंकि जीएस का पोर्शन ना काफ़ी वास्ट पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है। तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं अकेले कर सकूं, तो कुछ पोर्शन हम कर लेंगे, कुछ पोर्शन वो कर लेंगे, तो मिलजुल के हमारा हो जाएगा। और कौन सी क्लासेस कौन लेने वाले हैं ये सब आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे हिंदी के धुरंधर विवेक सर। विवेक सर आइए और ज़रा आपकी क्या प्लानिंग होने वाली है उसके बारे में बच्चों को बताइए। और इनके बारे में आ जाइए। ये हमारे बहुत ही खास मित्र भी हैं और मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग साथ में हैं। अभी मैं आपसे इनके परिचय कराऊंगा। इससे पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं, विवेक सर काफ़ी टाइम से हिंदी के अच्छे प्रशिक्षक रह चुके हैं, शिक्षक हैं, काफ़ी टाइम से बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स में इन्होंने हिंदी में 25.25 किए हैं। और अभी इन्होंने केबीएस का पेपर दिया था, वहाँ भी जितने हिंदी के क्वेश्चन आए थे उसमें इन्होंने कम्प्लीटली अटेम्प्ट किए हैं और सारे क्वेश्चन इनके ठीक हुए हैं। तो हिंदी के एक विशेषज्ञ हैं जो आपकी पूरी जर्नी में, जो कि आपकी ट्रेड्समैन की जर्नी रहने वाली है। और अच्छा, मैं आपको ये बैच बता दूं, ये आपका हाइब्रिड बैच रहने वाला है। हाइब्रिड बैच का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें हम ट्रेड्समैन को भी लेके चलेंगे, इसमें हम कांस्टेबल को भी लेके चलेंगे, इसमें हम यूपीएसआई को भी लेके चलेंगे। जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम, ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, जिसमें मैथ्स आती है, जिसमें जीएस आती है और जिसमें रीजनिंग आती है, इन चारों को एग्जाम को हम साथ में लेके चलेंगे। तो विवेक सर कुछ मतलब 4 शब्द बच्चों के लिए। तो इसके बाद मैं आपको रवि सर तो आपको जानते होंगे, उसके बाद मैं आपको रवि सर से मिलाऊंगा। पहले विवेक सर। हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। मैं सबसे पहले अपना नाम बताता हूं, मैं विवेक, और आपको हिंदी समझाने का प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे आपको हिंदी समझा सकूं। जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारे यूपी स्टेट एग्ज़ाम जो भी होते हैं उसमें हिंदी हमारा अहम रोल निभाती है। हिंदी क्या, आप हिंदी सब्जेक्ट से ऐसा है कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी अच्छा हो रहा है, हिंदी आपकी 25 नंबर की आ रही है, तो आपके कम से कम 20 से अबव नंबर आना चाहिए,
तब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हिंदी के द्वारा आप कंपटीशन को बहुत आसानी से क्या कहते हैं ले जा सकते हैं, उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो वही मैं आपको एक अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ क्या कहते हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं अब आपको मिलना चाहूँगा विवेक सर से। कोई बात नहीं, खड़े रहिए। विवेक जी, पूरी टीम एक साथ रहेगी ना तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा। की वीडियोस देखते ही हैं, उनको भी मैं मिलाना चाहूँगा। और रवि जी आइए जरा, और 4 शब्द, और आप आएंगे और मोटिवेशन ना हो तब फिर मज़ा ही नहीं है। मतलब रवि आए, रवि सर आए और मोटिवेशन ना हो तो वो मज़ा भी नहीं आएगा। तो रवि जी आइए और एक ज़बरदस्त मोटिवेशन के साथ स्टार्ट कीजिए भाई ना। लड़का लड़की वाला डायलॉग और एक बढ़िया मम्मी पापा वाला डायलॉग मारिए जरा, आइए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो मेरा नाम जानते ही हो। और आज आपके बीच हमारे एक नए सर हैं, विवेक जी, जिनको आपने आप लोगों को बताया है, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। ये हिंदी के बहुत ही विशेषज्ञ हैं, हमारे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे भाई भी हैं, जो कि काफ़ी समय से हमारे साथ में हैं और हम लोग साथ में तैयारी भी कर चुके हैं, पढ़ाई भी की है। तो इन्होंने साथ में हमारी पढ़ाई की, तो हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार हिंदी में हमारे कम नंबर आएंगे या हिंदी में हम एग्जाम में कम नंबर ला सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस था इन पर। हमें अगर कोई भी डाउट होता था सबसे पहले इनके पास बोलते थे, यार ये चीज़ बताओ। तो ऐसा आपको भी करना है कि अगर कोई डाउट अगर हो तो हमारे विवेक सर हैं, बिल्कुल बताएंगे। कमेंट में बताना अगर कोई डाउट हो, बताना। और आसपास में अपना एक ऐसा दोस्त बनाओ जो आपको कोई भी डाउट हो आप उससे पूछ सको। अपनी जो दोस्ती है अपनी फ्रेंडशिप है ऐसे लोगों से करो जो आपसे थोड़ा बेहतर हो, है ना। जो आपसे थोड़े कम बेहतर, उनके साथ तो कभी हो ही नहीं सकता है आपका कॉम्बिनेशन। तो हमेशा अपना फ्रेंड एक ऐसा बनाओ जो आप थोड़ा अपर लेवल का हो। हमेशा दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जो फिलहाल पढ़ाई लिखाई में थोड़े कम हो, लेकिन एक ऐसा दोस्त बनाओ पढ़ाई लिखाई में आगे हो आपसे और थोड़ा उसका लेवल ऊपर हो, ठीक है। तो हम हमारी जो क्लासेस हैं, मोटिवेशन बच्चों के लिए मैं हमेशा देता रहूं, और आज अनार से बोल रहे हैं तो एक और दे रहा हूं कि दोस्तों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कंटिन्यू कोशिश करेंगे ना तो आपको जो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, एक दिन जहाँ पे यहाँ पे पहुँचोगे ना, जहाँ स्यू निकाल दोगे यूँ से, तो वही ना आपको कंटिन्यू चलते रहना है। आपने देखा होगा कि चींटी चलती रहती है और अपने जो उसका एम होता है, उद्देश्य होता है, उसको पार कर देती है। उसी तरीके से अच्छा, मैं एक बात और बताऊंगा। देखो, हम लोग मान लो मैं हो गया या विवेक सर हो गए, हम लोग थोड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, क्यों विवेक सर? और हमारे रवि सर जो हैं वो एक एनर्जेटिक और उग्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो एकदम से बात आपको मोटिवेट रखेंगे। क्लास में जब भी मोटिवेशन की बात आएगी भाई रवि सर होंगे। कुछ भी नई क्रिएटिविटी करनी है रवि सर हैं, कुछ भी नया लेके आना है रवि सर हैं। हम लोग क्या हैं, हम लोग आराम से आते हैं, पढ़ाते हैं। मतलब हम लोगों को इतना वो नहीं है कहाँ क्या करना है, कौन सा टीचर क्या पढ़ाएगा, कहाँ, मतलब पूरी आप ये देखो कैमरा, ये मतलब एक तो हमारे हैं पूरा सेटअप बिल्कुल इन्होंने कर रखा है। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और मैं बता दूं कि ये सीरियसली मैं बात बोलना चाहूँगा कि ये जो बैच लाने का जो पर्पज़ है, बैच लाने का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि आप लोगों तक नॉलेज को स्प्रेड किया जाए, मतलब नॉलेज आप तक पहुँचे और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। हम लोगों का कभी ये पर्पज़ नहीं रहा है कि हम इस तरीके से यूट्यूब में आके बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ कितनी मेहनत करने वाले हैं। आपको पूरा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले। आप देखते ना बहुत सारे चैनल्स हैं जो आते हैं 10 वीडियो बनाते हैं, 11 वीडियो में क्या है, मेरा PDF खरीदो, मेरे आके चैनल पर PDF खरीदो, 99 रुपये में PDF, महाशिवरात्रि का ऑफर देते ना। ऐसा हम लोग के साथ कभी नहीं होगा। और आज मैं इस मंच पर खड़े होकर बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और क्लासेस आपकी जो है अभी से नहीं, हमारा हमेशा मानना काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परले होएगी बहुर करेगो कब। तो हम कहते हैं कि आप विवेक सर आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट कर दी जाए या फिर आप कल से लेंगे? नहीं, आज ही से। आज ही से एनर्जी देख रहे हैं आप? नहीं, आज से लेंगे, मतलब कल से कुछ नहीं करना, आज से। ठीक है, अब आप इनकी क्लास का जो है मतलब आनंद लीजिएगा। हेलो बच्चों, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें हिंदी के सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, जो भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं हम उसमें क्या करते हैं,
सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन देखा और क्या करें, हिंदी का देखा, उसमें सिलेबस होता है, सिलेबस कि अरे क्या आ रहा है, हिंदी आ रही है, रीजनिंग आ रही है, मैथ आ रही है, जीएस आ रही है, और बस शुरू हो गए। ये हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले बड़ी बात तो ये होती है। हम लोगों का क्या होता है, जैसे ही क्या कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम आया, नोटिफिकेशन आया, बस भाई हिंदी आई है, बहुत सारा क्या कहते हैं कंटेंट मार्केट में है, यूट्यूब पे है, हर जगह बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और हम लोग क्या करते हैं सब कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमारा सिलेक्शन होने से रह जाता है। तो बस हम ये नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबसे पहले कंपटीशन क्वालिफाई करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जिस भी नोटिफिकेशन को आप देखते हैं या जिसमें अप्लाई करते हैं, तो सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या क्या हमारा रह गया है, क्या क्या नहीं रह गया है। देन उसके बाद हमें आगे की स्ट्रेटजी तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे यही कहेंगे कि जो हिंदी का सिलेबस है वो आप ज़रूर नोट डाउन करें। मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताता हूँ, ठीक है। हिंदी सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला, जो कि हमारे वर्णमाला ऐसा टॉपिक है, किसी भी आप एग्ज़ाम में देख लीजिए 3 से 4 नंबर ये डेफिनेट आता है। फिर आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये कॉमन टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन, ये भी 1 क्वेश्चन देता है, ये भी 1 क्वेश्चन देता है। देन आप ये आपके अव्यय, और इसके बाद आपका आता है संधि, जो कि आपकी 3 से 4 नंबर की पूछ ली जाती है। समास। बच्चों क्या होता है, संधि और समास इतना सरल टॉपिक है, सबसे ज़्यादा बच्चों को संधि सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, जबकि संधि बहुत ही सरल है। मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा। संधि जब जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, उस दिन ज़रूर बताइएगा आप। यहाँ पे रस, छंद, अलंकार, ठीक, ये अलंकार, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, और वाच्य शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, और जो कुछ टॉपिक हैं वो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, जो कि आपके शब्दों का वर्गीकरण, उसके बाद आते हैं कारक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, रचना एवं रचनाकार, और हिंदी साहित्य और हिंदी का विकास। तो सबसे पहले बच्चों आज हम वर्णमाला शुरू करते हैं। वर्णमाला, ये तो आपको पता ही होगा, आपने बहुत जगह पढ़ी होगी वर्णमाला। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है?
ठीक है, कर ही लिया होगा। देन आज सबसे पहले आपको वर्णमाला पढ़ाएंगे। बहुत जगह आपने वर्णमाला पढ़ा होगा, कई जगह आपने वर्णमाला पढ़ा होगा, बट मैं कुछ आपको अलग पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? सिंपल सा वे है बताने का। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, सबको पता है जनरली। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये तो सब आपको पता होगा, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। होते हैं वो होते हैं 52, जो कि 52 होते हैं। देन आपको सबसे ज़्यादा एक हमारे कंपटीशन में हिंदी में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जो कि बच्चे बता देते हैं, अक्सर बता देते हैं। जो कि पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। देन यहीं पे आपसे एग्जामिनर अब पुराना वाला पैटर्न नहीं रह गया है कि बस ये पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, ये हर किसी को पता है। लेकिन अब क्या पूछा जाता है? लिखित भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये आप में पता भी होगा कई लोगों को और शायद ना भी पता हो। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब ये नहीं पूछा जाता है, अब ये पूछा जाता है जो कि बच्चों को अधिकतर नहीं पता होता है। ठीक है, आपने ये नोट डाउन कर लिया है? ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णमाला को कितने भागों में विभाजित किया है। पता भी होगा आपको, वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया है। जो कि स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन ये आपने बहुत पढ़ा होगा, स्वर व्यंजन। एक और होता है अयोगभाव। अयोगभाव तो ये तो आपको पता होगा, स्वर व्यंजन, लेकिन अयोगभाव भी होता है। ये ना स्वर में आते हैं ना ही व्यंजन में आते हैं। तो आपको पता है स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ओ। ये होते हैं 11। अयोगभाव होते हैं 2, जो कि अंक और आहा।
व्यंजन कितने होते हैं पता होगा आपको, जो कि हमारे मूल व्यंजन होते हैं 33। मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। मूल व्यंजन होते हैं 33। संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4। और उच्छिप्त व्यंजन होते हैं हमारे 2। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं हमारे 2। इसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं और आगत भी कह देते हैं और द्विगुण भी कह देते हैं। देन आप गिन लीजिए, हमारे 52 हो जाते हैं। 11, 33, 11 44, 4 48, 2 50 और 2 52, ये 52 हो जाते हैं। ये होते हैं ना ही स्वर में गिने जाते हैं ना ही हमारे व्यंजन में गिने जाते हैं। तो हम स्वर स्टार्ट करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि स्वर हमारे 11 होते हैं, अयोगवा 2 होते हैं, व्यंजन हमारे मूल व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 और उच्छिप्त व्यंजन 2। तो हम आज आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि चीज़ें क्या कहते हैं इधर उधर हो जाएं। तो स्वर हम समझते हैं। स्वर किन्हें कहते हैं? आपने परिभाषा तो बहुत सुनी होगी स्वर किसे कहते हैं, कि ऐसे वर्ण जिनको किसी भी क्या कहते हैं शब्द की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी वर्ण की बिना किसी वर्ण की आवश्यकता के जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। और स्वरों का वर्गीकरण मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, जो कि शायद ही आपने क्या कहते हैं अभी पढ़ा हो, क्योंकि एग्जामिनर अब ऐसे नहीं पूछता है कि अरे मूल स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछता है। तो हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण एक्चुअली क्या होता है, अब एग्ज़ाम में क्या कहते हैं आपसे ये नहीं पूछता है कि मूल स्वर कौन से हैं, संधि स्वर कौन से हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। एग्जामिनर अब ऐसे पूछने लगा है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद। शायद आपको पता हो, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2, ठीक। देन कालमान के आधार पर, कालमान के आधार पर स्वर के भेद। कालमान आपने पहली बार सुना होगा कि कालमान क्या होता है। कालमान मीन्स मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद, वो होते हैं आपके 3। कौन कौन से होते हैं ये आप गूगल करिए, कुछ भी करिए, आप कमेंट करिए, बताइएगा। देन उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर के भेद। अब उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? 6। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 6। अब आता है जिह्वा के आधार पर
स्वर के भेद। ये आप बताइए, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? मुख द्वार के आधार पर स्वर, मुख द्वार के आधार पर स्वर के भेद और ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पर आपके 3 होते हैं, जिह्वा के आधार पर 3, मुख द्वार के आधार पर आपके मुख द्वार के आधार पर आपके 4 और ओष्ठ के आधार पर आपके 2। तो देन आप में से कुछ को पता भी होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद 2, कालमान के आधार पर स्वर के भेद 3, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 6 होते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, देन मुख द्वार के आधार पर स्वर 4 होते हैं और ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद 2 होते हैं। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और इसके आगे मैं आपको, ये नहीं पता है तो आप सर्च करिए कि उत्पत्ति के आधार पर कौन से होते हैं, कालमान के आधार पर कौन से होते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। जब तक आप इसे पढ़िए और अच्छा समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ओके बाय।